हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रिया चक्रवर्ती से शुरुआती पूछताछ शुरू हो चुकी है। शुरुआती का मतलब यह है कि असल में जो पूछताछ करनी है वो केपीएस मल्होत्रा को करनी है, समीर वानखेड़े को करनी है। लेकिन समीर वानखेड़े इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, वहां किला कोर्ट में मौजूद है और उधर एनसीबी के 3 अधिकारी रिया से पूछताछ इस वक्त कर रहे हैं। ये जानकारी हमें मिल रही है। अजय दुबे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजय, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, मैं जिक्र कर रहा हूं, जो तीसरे अधिकारी हैं उनका जिक्र रह जा रहा था। अमित घवाटे बेंगलुरु से आए, जो बेंगलुरु जोनल अधिकारी हैं, और ये गए भी थे कल जब सैमुअल मिरांडा को ले जाने की बात थी तो ये वहीं पे थे। समीर जो अधिकारी हैं, समीर वानखेड़े यहाँ के मुंबई के जोनल अधिकारी हैं, वो थे जो आज सुबह गए थे। सुबह से उनका पूरा मैं आपको प्रोसेस बता दूं। सुबह गए थे वो रिया के घर में, फिर वापस यहाँ पर आए तो एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की। अभी मेरी फोन पर भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो कोर्ट में मौजूद है। समीर वानखेड़े कोर्ट में मौजूद है। अमित घवाटे जो तीसरे मुख्य अधिकारी हैं, इस मामले में 3 मुख्य अधिकारी हैं। केपीएस मल्होत्रा का जिक्र हो रहा है, समीर वानखेड़े का जिक्र हो रहा है, एक तीसरे अधिकारी अमित घवाटे। उनकी मौजूदगी में जो प्रक्रिया है बस अभी शुरू हो गई है। कागजी कार्रवाई जैसा कि मनोज ने जिक्र किया था वो पहले ही पूरी हो गई। अब क्योंकि समय काफी गुजर चुका है, तकरीबन 45 मिनट से आधे घंटे के ऊपर का समय गुजर चुका है, तो अब जो पूछताछ का सिलसिला है महिला अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू हो चुका है। उन सवालों की सूची एबीपी न्यूज लगातार दिखा रहा है, तो उन सवालों के संग हर सवाल के जवाब में, क्योंकि देखिए जो सवालों की सूची है उसकी शुरुआत उन मैसेजेस से होगी जिन मैसेजेस को पब्लिक डोमेन में एबीपी न्यूज भी लगातार दिखा रहा है। कई मैसेज ईडी ने भी नार्कोटिक्स को दिए हैं, इसके अलावा दीपेश ने, और इसके अलावा शोविक ने, इसके अलावा मिरांडा ने, जितने उन लोगों ने सूचनाएं दी हैं, तो मैं ये अपने दर्शकों को बता सकती हूँ उन सवालों को। अजय, मैं अपने दर्शकों को ये बता सकती हूँ कि अमित घवाटे की मौजूदगी में इस वक्त शुरुआती पूछताछ शुरू हो चुकी है। जी, निश्चित तौर पर उनकी मौजूदगी में जो देखिए ऐसे मामलों में सीनियर अधिकारी की मौजूदगी जरूरी है, ऐसा नार्कोटिक्स के बड़े अधिकारियों ने बताया। थोड़ी देर इंतजार भी हुआ कि समीर वानखेड़े केपीएस मल्होत्रा पहुंच सके, पर समीर वानखेड़े क्योंकि जो दीपेश है उनसे जुड़ा कागजी कार्रवाई कोर्ट में लगातार जारी है, वहां अभी भी फंसे हुए हैं, तो इस कड़ी में शुरुआत हो गई। क्योंकि मुंबई नार्कोटिक्स के बड़े अधिकारी समीर हैं, समीर का पूरा यहाँ पर अपना एक नेटवर्क है, इसी के चलते उनको इसमें बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। तो उनके इंतजार के बाद अब जब अमित घवाटे बेंगलुरु जोनल के अधिकारी हैं और इस मामले में पिछले कई दिनों से सक्रिय भी हैं, सैमुअल मिरांडा के घर भी गए थे, तो उनके नेतृत्व में शुरुआत हो गई है पूछताछ। ओके, अंकित मुझे ये बताइए कि क्या आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, और अगर होगी तो किन पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा? क्योंकि शोविक ने भी पूछताछ में कोऑपरेट तो किया था, उसने तो सारी चीजें बता दी थी, लेकिन उसके बावजूद उसे गिरफ्तार किया गया था। जी बिल्कुल, रिया की गिरफ्तारी काफी हद तक संभव है और इसका इशारा सुबह ही हमको तब मिल गया जब उनके वकील ने मैसेज भेजा कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। इससे ये क्लियर हो गया कि उनके वकील को भी पता, रिया को भी पता है, और जैसा हमको समझ में आ रहा है वो भी जो है ये क्लियर हो रहा है कि रिया की आज देर रात तक गिरफ्तारी संभव है। क्यों गिरफ्तारी संभव है? वो इस वजह से क्योंकि शौविक ने जो अपना बयान दिया है जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग कंजम्पशन का केस है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ड्रग के सेवन का केस है, बल्कि किस तरीके से एक के बाद एक जो शौविक मैसेज भेज रहा है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ड्रग मंगाया जा रहा है। तो अब एनसीबी ये भी जानना चाहता है कि क्या इनके जरिए कहीं और भी किसी और को भी दिया जा रहा था। लेकिन शौविक का बयान जो रिया को फंसाता है वो ये है कि रिया के कहने पर ड्रग मंगाया जा रहा था और पैसा कहां से आ रहा था, सुशांत के खाते थे। इस वजह से अभी पूछताछ शुरू हुई है, मैं उसके बारे में भी एक अपडेट देना चाहूंगा। उसमें जैसी जानकारी निकल के सामने आई है, अभी ऐसा नहीं है कि जो शौविक ने बातें कही या जो सैमुअल मिरांडा ने कही उनके बारे में पूछा जा रहा है। अभी जो शुरुआती पूछताछ शुरू हुई है उसमें रिया चक्रवर्ती के लिए जो बेसिक सवाल तैयार किए गए थे कि अच्छा आप कब से सुशांत के साथ में थी, कब से ड्रग ले रही थी, आप इनके संपर्क में कैसे आई, अभी जो रिया से जुड़े हुए सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। और जब वो सवाल खत्म होंगे उसके बाद में नंबर आएगा शौविक और सैमुअल मिरांडा ने जो बयान दिया है उसके आधार पर तैयार किए गए सवालों का। तो उसके आधार पर जब रिया जो जवाब देंगी वहां पर से वो फंसना शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि शौविक और सैमुअल मिरांडा का जवाब ऑलरेडी एनसीबी के पास है। रिया जो जवाब देंगी अगर उससे कहीं मैच नहीं हुआ तो वो कटघरे में घिरती जाएंगी। जो सप्लीमेंट्री सवाल होंगे वो उनकी मुसीबतें और बढ़ाएंगे, और इस वजह से खुद रिया और उनके वकील को भी ये लग रहा है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी रूबिका। अब अंकित एक और चीज मुझे बताइए, ईडी, सीबीआई और एनसीबी, ठीक है, एनसीबी अलग पूछताछ कर रही है, अलग ट्रैक पर है, ईडी ऑफ कोर्स अलग ट्रैक पर है और सीबीआई अलग ट्रैक पर है।
क्या ये तीनों मिलकर एक ऐसे बिंदु पर आ सकते हैं और वो बिंदु वो के इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे? क्योंकि सीबीआई ये तलाश रही है कि ये आत्महत्या थी या फिर होमिसाइड था, मतलब या मारा गया। ईडी ये पता कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की बैंक अकाउंट्स में अनियमितता पाई गई, रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ लिए कि नहीं लिए। और तीसरा, एनसीबी हम देख ही रहे हैं, वो रिया चक्रवर्ती की चैट, शोविक का ड्रग्स मांगना और देना। तो ये तीनों क्या मिलकर एक बिंदु पर आ सकते? मैं लीगैलिटी समझना चाह रही हूं अंकित, लीगैलिटी। निश्चित तौर पर आ सकते हैं और इसका एक उदाहरण के तौर पर मैं इसको समझाना चाहूंगा। एनसीबी के पास ये ड्रग वाला मामला पहुंचा कैसे? वो तब पहुंचा जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसने रिया से पूछताछ की थी, शौविक से पूछताछ की थी, वहां पर जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, छोटे छोटे अमाउंट हर दिन हर महीने में कई बार ऐसा हो रहा था कि वो पैसा निकल रहा था। कहां जा रहा था? एनसीबी को उसका जब उसने पड़ताल की तो पता चला कि यहां तो ड्रग के लिए खरीदा जा रहा है। यानी कि हर महीने जो इतना जो है हजारों हजार रुपए जो है हर दिन हर एक खेप में निकल रहे हैं, वो ड्रग खरीदने के लिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उसकी जानकारी दी एनसीबी को, ये कहा कि हम इस मामले की जांच नहीं कर सकते, आप करिए। अब एनसीबी ने उस पहलू की जांच शुरू की है। अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये लेते हैं कि अगर मान लीजिए एनसीबी को ये मिलता है कि सुशांत को ड्रग दिया जा रहा था, और जैसा कि अभी हमारे साथ में जो दो गेस्ट थे जो कह रहे थे कि सुशांत ड्रग नहीं ले सकता, और अगर ये साबित हो जाता है कि सुशांत को ड्रग दिया गया और उसकी मर्जी या उसको नहीं पता था, वहां पर से एक संदेह का घेरा किसके ऊपर बनेगा? रिया चक्रवर्ती के ऊपर। और फिर उस मामले की जांच जो सीबीआई कर रही है, वो रिया चक्रवर्ती को घेरे में लेगी कि अगर उसको नहीं पता था, इसका मतलब आपने उसको धोखे से दिया। और वहां पर जो आईपीसी की धारा जिसके तहत ये मामला बन सकता है, मैं ये आगे की सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो अगर आईपीसी की धारा के तहत मामला बनता है, वो बनता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि आईपीसी की धारा 304। और उसके तहत ये कहा जाता है कि गैर इरादतन हत्या, यानी कि रिया भी उनकी जो है, उनको नहीं पता था कि वो अगर ड्रग ऐसे देंगी और उससे उसकी वजह से कहीं सुशांत की मौत हो सकती है। तो ऐसे में सीबीआई अपनी जांच उस आधार पर आगे बढ़ा सकती है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि तीनों एजेंसियां जो जांच कर रही है ना, उनकी जो एक सामूहिक जांच है, उसके नतीजे से ये क्लियर हो सकता है जाकर के कि क्या सुशांत ने खुदकुशी की तो क्या जो है उनको एबेटमेंट टू सुसाइड का मामला बनता है, गैर इरादतन हत्या का बनता है, या हत्या हुई। लेकिन तीनों एजेंसियों के जो रोल होगा वो उस पहलू तक पहुंचने में काफी मददगार साबित होगा। और अंकित, एक और बात बताइए, क्या ये तीनों जांच एजेंसियों के अधिकारी आपस में संपर्क में होंगे कि कितनी बातचीत हुई है, हम कहां पहुंचे, हमारी क्या फाइंडिंग है, हमारी क्या इन्वेस्टिगेशन है? जी, मेरे को ये नहीं लगता है कि वो एक एक चीज आपस में साझा कर रहे होंगे, लेकिन हाँ, अगर जैसे ईडी के सामने जब ऐसा पहलू आया जहां उसको लगा कि ड्रग खरीदा जा रहा है, ड्रग के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो ईडी ने बता दिया एनसीबी को। अब मान लीजिए कि एनसीबी के सामने एक सिचुएशन आती है जहां पर उनको ये लगता है कि सुशांत के खाते से पैसा दिया जा रहा था, ड्रग खरीदा जा रहा था, शौविक ले रहा था ड्रग, मिरांडा ले रहा था, रिया पैसा दे रही थी, लेकिन सुशांत को उस बारे में जानकारी नहीं थी। अगर ऐसी चीज निकल के सामने आती है कहीं पर, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सुशांत को धोखे से दिया जा रहा, उसकी जानकारी में नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये एनसीबी सीबीआई को बताएगी, क्योंकि सीबीआई उस एंगल पर जांच कर रही है, और फिर सीबीआई अपनी जांच को उस आधार पर आगे बढ़ाएगी। ओके, अंकित ने बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर कर दी है। मनोज भी हमारे साथ मौजूद है। मनोज, आप कुछ अगर ऐड करना चाहें और साथ में ये भी बताना चाहें कि अब क्या हो रहा है। आप तो वहाँ एनसीबी के ऑफिस के वहाँ मौजूद है, जहाँ तीसरे मंजिल पर रिया चक्रवर्ती और उसके साथ 4 और लोग मौजूद है, जैद, बासित, सैमुअल और शोविक। देखिए, शुरुआती पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। शोविक और मिरांडा की जो गिरफ्तारी हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के थ्रू हुई है। मतलब शोविक जिन ड्रग डीलर के संपर्क में था, जिस दिन शोविक ड्रग लेने के लिए पहुंचा, उसकी लोकेशन और उस ड्रग डीलर की लोकेशन एक ही जगह पर मिली। इसके अलावा मिरांडा जब ड्रग्स लेने के लिए पहुंचा, उसकी लोकेशन और दूसरे ड्रग डीलर की लोकेशन एक ही जगह पर मिली, क्योंकि वो नंबर उसको शोविक ने दिया था मिरांडा को ड्रग डीलर का। तो मिरांडा उस ड्रग डीलर से बात की और जहां पर ड्रग्स लेने के लिए गया उसकी लोकेशन एक जगह पर मिली। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो कि कोर्ट के अंदर बहुत मान्य होता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर शोविक को और मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है। अब एनसीबी के पास सबसे बड़ी बात यह है कि
रिया के खिलाफ क्या सबूत इकट्ठे किए गए हैं, और जब सबूत इकट्ठे किए जाएंगे उसके बाद ही रिया की गिरफ्तारी तय की जाएगी। पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी तय की जाएगी। तो वो पूछताछ अभी चल रही है। शोविक से पूछताछ की जाएगी आमने सामने बैठाकर, उसके अलावा मिरांडा से पूछताछ की जाएगी आमने सामने बैठाकर, और दीपेश सावंत से पूछताछ की जाएगी आमने सामने बैठाकर, और उसके बाद एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो तय करेंगे कि रिया की गिरफ्तारी होगी या फिर आज नहीं होगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन जो शोविक की और मिरांडा की जो गिरफ्तारी की गई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के आधार पर की गई है, क्योंकि कोई रिकवरी इस मामले में अभी तक नहीं मिली है। कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन शोविक की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिया की आज गिरफ्तारी होती है कि नहीं? अब इसी से जुड़ता हुआ मेरा सवाल अंकित, रिया चक्रवर्ती के वकील मान शिंदे को ये पूरा एहसास है कि गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मान शिंदे एक मैसेज सबको फॉरवर्ड करते हैं ये कहते हुए कि प्यार की सजा अगर गिरफ्तारी है तो हम गिरफ्तार होने को तैयार हैं। हमने किसी तरह की कोई एंटिसिपेटरी बेल किसी भी कोर्ट में अभी तक अप्लाई नहीं की है। इसके क्या माने हैं? क्यों नहीं की है? क्या बताने की कोशिश है? अंकित से हमारा संपर्क टूट गया है। अजय हमारे साथ मौजूद। अजय, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर जो मनोज ने हमें दी है कि शोविक मिरांडा की गिरफ्तारी पर इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो है वो काम आए हैं। उसी के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया और जांच में पता चला है कि चाहे शोविक हो चाहे मिरांडा हो, इन दोनों की जिन ड्रग पेडलर्स से बातचीत हो रही थी उनकी लोकेशन और मिरांडा और शोविक की लोकेशन एक ही जगह पर है। वो लोकेशन सेम थी। इसका मतलब ये है कि हाँ, एक जना ड्रग देने आया और दूसरा ड्रग लेने के लिए पहुंचा। तो एक ड्रग पेडलर शोविक को ड्रग लेने के लिए पहुंचा, मिरांडा को एक ड्रग पेडलर ड्रग्स देने के लिए पहुंचा, और इसीलिए इसी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी हो पाई है। मनोज कुछ बताना चाह रहे हैं? मनोज जी रूबिका, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। यही वजह है कि एनसीबी की टीम ने जब अपनी जांच करना शुरू किया तो सबसे पहले जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो खंगाले गए, फोन नंबर्स निकाले गए, और शोविक जिन जिन ड्रग डीलर्स के संपर्क में था उनको जुटाया गया। इसी वजह से जो शुरुआती जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो सब इसी आधार पर हुई हैं। जिस तरीके से शुरुआत में अब्बास को गिरफ्तार किया गया, करण को गिरफ्तार किया गया, उनकी निशानदेही पर जैद को गिरफ्तार किया गया, जैद की निशानदेही पर बासित का नाम सामने आया, और बासित का डायरेक्ट कनेक्शन शोविक के साथ था। तो ये पता चला कि बासित ही जो है जैद के जरिए शोविक को ड्रग्स पहुंचा रहा था, और जो बासित की लोकेशन थी वो शोविक के साथ दिखाई दे रही थी और बासित की लोकेशन जैद के साथ अलग दिखाई दे रही थी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हुआ जिसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा मिरांडा की जो गिरफ्तारी हुई है, जब शोविक मिरांडा से ड्रग्स मंगवाता था तो मिरांडा को जो ड्रग डीलर है उसका नंबर देता था, मिरांडा उसको कॉल करता था और पूछता था कहां पर आना है, तो फिर मिरांडा उससे ड्रग्स लेकर के आता था। तो इससे ये चेन कनेक्ट होती है कि मिरांडा जहां पहुंचा और उनकी लोकेशन सेम निकली। तो ये पूरी की पूरी चेन कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रिया कभी डायरेक्ट ड्रग्स लेकर के नहीं आई। रिया ने अगर ड्रग्स मंगवाई है तो वो अपने भाई शोविक से मंगवाई है या फिर मिरांडा से मंगवाई है। तो वहीं एनसीबी के सामने सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि किस तरीके से रिया को घेरा जाए, किस तरीके से इस पूरे मामले में रिया के खिलाफ सबूत जुटाए जाएं और उसको गिरफ्तार किया जाए। जी अच्छा, अब मुझे ये बताइए मनोज कि रिया के खिलाफ सबूत आ क्या सकते हैं? देखिए, शुरुआती सबूत की अगर हम बात करें, पहले सबूत नंबर 1, रिया की व्हाट्सएप चैट जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। रिया की व्हाट्सएप चैट गौरव आर्या के साथ सामने आ चुकी हैं जिसमें वो साफ तौर पर ड्रग्स लेने की बात कर रही हैं। रिया की व्हाट्सएप चैट शोविक के साथ सामने आ चुकी है जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं, सिगरेट की बात कर रही हैं, और एक शख्स का नाम उसमें नहीं लिखा है और हो सकता है वो शख्स सुशांत ही होगा, जिसमें बात हो रही है कि वो एक दिन में 4 सिगरेट पीता है। इसके अलावा शोविक की एक चैट सामने आ चुकी है जिसमें वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है। बात पूरी की पूरी ड्रग्स को लेकर के हो रही है, उसमें पैसों की बात हो रही है और उसमें 4-5 ड्रग डीलर्स के नाम भी जो है शोविक ने लिए हैं और वो अपने दोस्त को बता रहा है कि वो अरेंज करवा देगा। और शोविक का जो सिलसिला था वो लॉकडाउन के अंदर सुशांत के साथ बैठने का ज्यादा बड़ा, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो है सुशांत सिंह राजपूत ने ज्यादा ड्रग्स ली और वो भी शोविक ही लेकर के आता था। जी ओके, तो आप कह रहे हैं पहला सबूत तो ये कि रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट, दूसरा सबूत ये कि रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक की व्हाट्सएप चैट, और तीसरा सबूत ये हो सकता है कि शोविक ने क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि रिया ही थी जो हमसे ड्रग्स मंगाया करती थी। ये तीन सबूत काफी है क्या गिरफ्तारी के लिए? बिल्कुल। जो एक सेकेंड
एक सेकंड, अजय कुछ कहना चाह रहा है। अजय, अजय